मित्रों नमस्कार। आज मेरे इस वीडियो का टॉपिक है शेखावाटी का किसान आंदोलन भाग 3। इसके पहले 2 भाग मैं जारी कर चुका हूं और उसे काफ़ी लोगों ने देखा है और जो कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए हैं उससे मेरा उत्साह दुगना हुआ है। तो मैं अपनी बात कहना शुरू करूं। इसी जो वीडियो जिस पर मैं अभी बात कर रहा हूं, इसे मैं शेखावाटी के किसान आंदोलन का उत्कर्ष काल मानता हूं। और इस उत्कर्ष काल जिसे हम मैंने जो एक्सटेंसिवली जो रिसर्च की है शेखावाटी किसान आंदोलन पर, उसमें शेखावाटी के किसान आंदोलन को 3 चरणों में मैंने बांटा है। प्रथम चरण 1922 से 1930 का है। तो अब तक जो 2 वीडियो जारी की है, पहले वीडियो में जो ओवरऑल शेखावाटी की पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इकोनॉमिक जो पोजीशंस थी और किस तरह से आंदोलन का ओरिजिन, किसान आंदोलन का ओरिजिन हुआ, ये मैंने पहले वीडियो में कवर किया। इसके बाद दूसरे वीडियो में जो है शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रथम चरण को जो 1922 से 1930 तक चला, लगभग 8 साल तक का वो सोपान है। उस सोपान में शेखावाटी के किसान आंदोलन की अनेक उपलब्धियां रहीं और उन्हीं को आधार बना करके जो द्वितीय चरण है ये 1930 से 1938, जो कि बहुत ही क्रिटिकल पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स हैं उसका काल है। उस समय हिंदुस्तान में चारों ओर विभिन्न प्रकार की क्रांतिकारी विचारधाराएं पनप रही थीं और वे विचारधाराएं किसान और आदिवासी मजदूर, इन जो नीचे का तबका था, उन तबकों में जागृति आ रही थी और उस जागृति को हम विभिन्न रूपों में, विभिन्न आंदोलनों के रूप में देखते हैं। तो ये जो मेरा आज का वीडियो है ये है शेखावाटी के किसान आंदोलन का उत्कर्ष 1930 से 1938। और जो तीसरा चरण है जिस पे मैं चौथा वीडियो बनाऊंगा, वो जो तीसरा चरण है वो है 1938 से लेकर के और 1947 तक जाता है, जब देश स्वतंत्र हुआ। तो जब मैं इस द्वितीय चरण की बात करता हूँ जो 1930 से 1938 का है, तो इस समय शेखावाटी ठीक है एक रीजन है, किंतु वो हिंदुस्तान के लार्जर जो पार्ट है उसी का एक हिस्सा है। और जो भारत की राजनीति में उस समय घटित हो रहा था, उस राजनीतिक चेतना का प्रभाव शेखावाटी और सीकर के किसान आंदोलनों पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो मैं संक्षेप में आपको यह बताऊंगा कि किस प्रकार से जिस चरण की बात कर रहा हूँ 1930 से 1938, किस तरह से कौन कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे मूवमेंट हैं जो उस समय के भारत के जो जन आंदोलन हैं उन जन आंदोलन को प्रभावित करते रहे हैं। तो इसके पहले मैं अपने मूल विषय पे आऊँ, आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दे करके मेरा उत्साहवर्धन करें, ताकि मैं इतिहास की सेवा करते हुए अपने कार्य को आगे उत्साहपूर्वक बढ़ा सकूं। जैसा मैंने कहा कि जो 1930 से 38 का काल है, इसमें खास तौर पर न केवल 30 बल्कि 30 के पहले से 1928 और 30 के बीच हम देखते हैं भारतीय राजनीति में अनेक क्रांतिकारी विचारों का प्रवेश हुआ। इसमें सबसे प्रमुख तो ये रहा एक साम्यवादी दल जिसको CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं। ये जो है अस्तित्व में वैसे तो 1925 में ही आ गई, किंतु इसकी गतिविधियों को दबाने के लिए कानपुर षड्यंत्र केस, उसके बाद मेरठ षड्यंत्र केस जैसे षड्यंत्र केस लगाए गए, जिसमें जन चेतना को बढ़ाने वाले लोगों को बंदी बनाया गया और उन्हें विभिन्न सजाएं दी गई। इसी बीच में 1928 के बाद में 1928-29 में ही नौजवान भारत सभा जो भगत सिंह ने गठित की, वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था रेवोल्यूशनरीज का, उसकी काफ़ी लोकप्रियता उत्तरी भारत में बढ़ रही थी। उसी का और आगे जो एक्सटेंशन होता है वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसी का एक दूसरा विंग है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो ये जो क्रांतिकारी संगठन उस समय अस्तित्व में आ रहे हैं, तो खास तौर पर उत्तरी भारत में इनका प्रभाव ज़्यादा है। कम्युनिस्ट पार्टी का भी जो ये मेरठ षड्यंत्र केस और कानपुर षड्यंत्र केस हैं, इसका इम्पैक्ट भी उत्तरी भारत में ज़्यादा है। इसी के बीच में काकोरी कांड हो जाता है, जिसमें क्रांतिकारी
रेल को लूटते हैं। तो इन सब घटनाक्रमों का प्रभाव उत्तरी भारत की राजनीति पर पड़ रहा है और शेखावाटी क्षेत्र भी उत्तरी भारत का एक हिस्सा है। वो बात अलग है कि प्रिंसली स्टेट के अंतर्गत होने के कारण यहाँ के जन आंदोलन ब्रिटिश भारत के जन आंदोलन से भिन्न है, किंतु ब्रिटिश भारत के जन आंदोलनों से इनको प्रेरणा मिलती रही है। एक और एडिशनल बात बताएं कि 1928 में एक ऑल इंडिया पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी भी अस्तित्व में आती है और इस पीजेंट और वर्कर्स पार्टी के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं उसी ने लाहौर से पहले जो कलकत्ता अधिवेशन था वहाँ इस मांग को पुरजोर से उठाया था कि कांग्रेस का उद्देश्य या हमारी आज़ादी की लड़ाई का उद्देश्य होना चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद करने वाली पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1928 में बारडोली का किसान आंदोलन हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में सरदार पटेल उसके नेता रहे, उसमें भी भारी सफलता मिली। तो आप देखें चंपारण के बाद सबसे सफल जो किसान आंदोलन है वो बारडोली का है। और बारडोली का किसान आंदोलन क्योंकि साइमन कमीशन के बाद से जो राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई थी उस राजनीतिक चेतना का प्रभाव हमको न केवल मैं उत्तरी भारत की बात कर रहा हूँ, पश्चिमी भारत में भी दिखाई दे रहा है, वो सब दक्षिण भारत में भी दिखाई दे रहा है जहाँ किसानों के अनेक मुद्दे सामने आ रहे हैं और मूवमेंट वो स्थानीय स्तर पर हो रहे हैं। इसी क्रम में 1929 में दिसंबर 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हो गया। और पूर्ण प्रस्ताव क्योंकि इसके पहले जो है और ये अधीनस्थ स्वायत्तशासी राज्य स्थापित करने की बात थी कि ब्रिटिश क्राउन की छत्र छाया में एक जो है ऑटोनॉमी मिल जाए, हम अपना राज्य कायम कर लें। लेकिन अब यहाँ किसी भी रूप में अंग्रेज़ों का वर्चस्व को स्वीकार करने की बात नहीं की गई, उसको पूरी तरह से इनकार करके उसके स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग 29 जनवरी 1930 को हुई। और 29 जनवरी 1930 को जो कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया वो बड़ा एक क्रांतिकारी प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव की भाषा भी स्वयं गांधी जी ने तैयार की थी और उसमें लिखा था, उस प्रस्ताव का एक छोटा हिस्सा मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा था इसने से मतलब था ब्रिटिश राज ने भारत को राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से कुचलकर बर्बाद कर दिया है। अधिक समय तक ऐसे पापी राज्य के समक्ष आत्मसमर्पण मानव एवं भगवान के खिलाफ अपराध है। तो देखिए इतना जो है रेवोल्यूशनरी ये बात थी। तो यहाँ देखें कि ब्रिटिश राज्य के जो ध्वंसात्मक परिणाम रहे, जो बर्बादी के वो रहे, उन सबको कंडेम किया गया और अपने आगे देश को ले जाने के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की। इतना ही नहीं, इसी पूर्ण स्वराज की मांग से ही सविनय विज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव निकला और 12 मार्च को करबंदी आंदोलन सहित ये सविनय विज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के साथ आरंभ हो गया। तो जो दांडी यात्रा का जो कार्यक्रम है इसने पूरे जनमानस को, हिंदुस्तान को प्रभावित किया और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन की तुलना में और ज़्यादा विस्तार पूर्वक हुआ। और इसकी मांगें सबसे एक्सट्रीम ये थी, जहाँ असहयोग आंदोलन में सामान्य असहयोग करना था, जबकि सविनय विज्ञा आंदोलन में करबंदी जैसा नारा दिया गया जिससे किसान बहुत आकर्षित हुए। तो ये जो करबंदी का नारा है ये किसानों का एक अच्छा हथियार के रूप में सामने आया। तो जो ये सब जो घटना है, इन सब के बाद जो घटना है 29 मार्च 1931 को भगत सिंह को जो फांसी दी गई, उस समय उत्तरी भारत पंजाब से लेकर बंगाल तक पूरी तरह से जो है और उद्वेलित हुए लोग। और उस क्रांतिकारी की फांसी के बाद लोगों में, जबकि मान्यता ये थी कि हो सकता है इस फांसी के बाद लोग डर करके आंदोलन रोक देंगे, किंतु आंदोलन और तेज हो गए। तो ये एक बैकग्राउंड थी किस तरह से उस समय का गर्म राजनीतिक माहौल हिंदुस्तान में था। उस दौर में मैं शेखावाटी के किसान आंदोलन के उत्कर्ष काल की बात कर रहा हूँ जो 1930 से 1938 का है। तो जो शेखावाटी के अन्य ठिकाने हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से सीकर के किसानों को काफ़ी सफलता मिली और उनके यहाँ बंदोबस्त की आरंभ हुआ, किंतु उस बंदोबस्त से उनकी जो समस्याएं थी उनका समाधान तो नहीं हो सका। इसलिए सीकर का आंदोलन
कहा जा सकता है कि एक सीमा तक उसके पास सफलताएं थीं, किंतु उसे अभी अपनी जो उनका अपना एजेंडा था उसको अचीव करने में और आवश्यकता थी। इसी दौर में शेखावाटी, जो कि मैं बता ही रहा हूँ, पिछले वीडियोज़ में बताया है कि शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी आंदोलन जो है किसानों का बढ़ने लगा और अन्य ठिकानों के किसान भी ये चाहने लगे कि जो सीकर के किसानों को जितना मिल चुका है उतना तो कम से कम हमें भी मिलना चाहिए। तो इसकी शिकायत सबसे पहले 9 अप्रैल 1930 को मंडावा के ठाकुर इंद्र सिंह ने जयपुर राज्य काउंसिल के अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी। उसमें इस आशंका जाहिर की कि शेखावाटी के अन्य ठिकानों में शांति भंग हो सकती है और उन्होंने अपने पत्र में खास तौर पर 4 लोगों का नाम लिखा, जिसमें रतन सिंह, राम सिंह जाट, घोड़ाराम जाट और देवी बख्श सर्राफ जो नवलगढ़ के निवासी थे। इनका नाम लिखते हुए लिखा कि ये लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि पुनः यहाँ पे आंदोलन आरंभ किया जाए। इस पत्र को काउंसिल के अध्यक्ष ने शेखावाटी के पुलिस अधीक्षक के पास भेज दिया और पुलिस अधीक्षक को इस बात के लिए ताकीद की गई कि वे इसकी जानकारी करें और शांति भंग के प्रयासों को रोकने के लिए वो व्यवस्थाएं करें, जिसके लिए एसपी ने पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। तो इस तरह से एक हलचल जरूर दिखाई दे रही थी, किंतु दिसंबर 1930 में सीकर के किसान जो बंदोबस्त 1928 में हुआ था उससे संतुष्ट नहीं हुए, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ और जिस एजेंडा नोट के साथ वो सेटलमेंट शुरू हुआ था उस पर वो सेटलमेंट पूरा भी नहीं हुआ। तो दिसंबर 1930 में ही तक सीकर के 400 किसानों का एक जत्था अपने मामलों की जो है प्रेजेंट करने के लिए राज्य के समक्ष जयपुर पहुंच गया। किंतु 1 अप्रैल को जयपुर जो महाराजा थे, उन जयपुर महाराजा जो अल्पवयस्क थे, अब उनको सवाई मानसिंह सेकंड उनको पूर्ण राज्य की अधिकार दिए जा रहे थे। इसके लिए राजकीय उत्सव चल रहे थे और उन उत्सवों में ये किसान कहीं बाधा न डालें, इसलिए उन किसानों को 1 अप्रैल को ये आदेश दिया गया कि वे तुरंत प्रभाव से जयपुर को छोड़ दें। किंतु इस आदेश के साथ वो जानता था राज्य कि अगर किसानों की बात सुनी नहीं गई तो इसके और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही उनको ये आश्वासन दिया कि आप जाइए और जो आपका जो मांग पत्र है उसके अनुसार राज्य की ओर से व्यवस्था होगी। और 13 अप्रैल को सीकर में के लिए एक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की पुनः नियुक्ति की गई, जिससे जो भूमि बंदोबस्त में खामियां रह गई थी उनको उनके समाधान हेतु नियुक्त किया गया। और इसी दिन 13 अप्रैल 1931 को कुंवर किशोर सिंह जो राव राजा कल्याण सिंह जो सीकर के थे उनके चचेरे भाई थे, वे उस समय राजस्व अधिकारी थे, उनको राजस्व अधिकारी पद से मुक्त करवा दिया। यह सीकर के किसानों की बड़ी विजय थी। लेकिन जो सीकर जो प्रकरण है ये प्रकरण लगातार बढ़ता रहा। इसी दौरान हम देखते हैं कि झुंझुनू खास तौर पर जो केंद्र बनता है किसान आंदोलन का, तो 11-12 फरवरी 1932 को बसंत पंचमी के अवसर पर अखिल भारतीय जाट महासभा का 23वां अधिवेशन झुंझुनू में आयोजित हुआ। और इस ऑल इंडिया जाट महासभा के अधिवेशन में जो खास तौर पर जिन पर चर्चा हुई उसमें एक तो था कि जाटों में भाईचारा बढ़ाया जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए, बच्चों के नाम अच्छे सुसंस्कृत नाम रखे जाएं और सभी जो अपने बच्चों के नाम के सामने जो सरनेम है वो सिंह सरनेम जोड़ें, क्योंकि उसके पहले जो हम पहले वीडियोज में बता चुके हैं कि उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय ओरिजिन से सिद्ध किया। इस आधार पर ये सामाजिक जो मांगें थी, सामाजिक मुद्दे थे, उन पर डिस्कशन हुआ। आर्थिक मुद्दों में खास तौर पर एक तो भू राजस्व प्रणाली के मुद्दे थे, जिसमें भू राजस्व को बहुत अधिक माना गया और इसके अलावा सहकारी बैंक स्थापित करने, जयपुर दरबार की प्रशासनिक भाषा उर्दू के स्थान पर हिंदी करने, ऐसी अनेक डिमांड्स जोड़ दी गई। इस महासभा का जो आयोजन हुआ, इस महासभा से और भी पूरे शेखावाटी क्षेत्र में काफ़ी चेतना आई और सीकर के किसानों ने एक जाट महायज्ञ करने का फैसला किया और 20 से 26 जनवरी तक सीकर में जाट महायज्ञ हुआ। उस महायज्ञ को लेकर भी ठिकाने और किसानों के बीच में विवाद हुए, इसमें अभी विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन 26 जनवरी 1934 में 32 में तो ये हुआ है ऑल इंडिया महासभा का झुंझुनू में, और 20 से 26 जनवरी 1934 को सीकर में
जाट महायज्ञ हुआ। उस जाट महायज्ञ की पूर्ण के साथ ही जो महायज्ञ का सचिव थे मास्टर चंद्रभान सिंह को 26 जनवरी को ही गिरफ्तार कर लिया। इससे जो एक कोशिश ये थी कि ठिकाना उनके यज्ञ की गतिविधियों में किस तरह की बाधा न डाले और वो उससे जो है एक अच्छी सद्भावनापूर्ण वातावरण बन सके, इस आशय से ये सब हुआ। लेकिन जब उनके महायज्ञ के सचिव को ही गिरफ्तार कर लिया गया महायज्ञ की समाप्ति के बाद ही, तो इससे आंदोलन और अधिक बढ़ गया। और कुल मिलाकर ये हुआ कि अब जो है जयपुर दरबार में फिर सीकर ठिकाने के किसानों ने जाना शुरू कर दिया और वहाँ जा कर के वो अपना धरना और दूसरे तरीके अपनाने लगे। तो अंततः राज्य कौंसिल ने 18 फरवरी 1934 को एक बड़ा शिष्टमंडल था किसानों का, दोषों का, उनके मांग पत्र को पर विचार करते हुए जयपुर दरबार ने सीकर ठिकाने से अगस्त 34 में सुधार की बात की। अगस्त 1934 में कुछ सुधारों की घोषणा हो गई। उससे फौरी तौर पर सीकर के किसान संतुष्ट भी थे। उनको लग रहा था कि अब उनकी बातें आगे मान ली जाएंगी, किंतु वो इसी बीच में जो शेखावाटी के ठिकाने हैं, अन्य ठिकाने, उसमें खास तौर पर खेतड़ी, नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलौद, बिसाऊ, सूरजगढ़, इस्माइलपुर, हिरवा, जखारा, मंडरेला, खंडेला, मलसीसर, पाटन में भी किसान आंदोलन चल रहे थे। तो सीकर महायज्ञ से प्रभावित होकर मार्च 1934 में इन जो शेखावाटी के ठिकाने जिनका भी नाम लिया है, यहाँ भी एक करबंदी आंदोलन आरंभ हो गया। अन्य ठिकानों के किसानों को हतोत्साहित करने के लिए जागीरदारों ने गांवों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अभी तक स्थिति यह थी कि किसान अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन कोशिश भी हो रही थी राज्य और जागीरदारों की तरफ से कि इनका दमन किया जाए, किंतु कोई हिंसा किसी भी तरफ से, ना किसानों की तरफ से हिंसा हो रही थी, ना ठिकानों की तरफ से हिंसा हो रही थी। किंतु अब ये जो सीकर का महायज्ञ हुआ, इसके बाद से देखा कि किस तरह से वहाँ के ठिकानों ने किसानों को पर हिंसा आरंभ की। तो अब ये तो एक विवाद का विषय है, क्योंकि जब किसान अपनी बात कर रहे हैं तो वो जागीरदारों को लग रहा है कि वो जागीरदारों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, किंतु किसान अपनी बात को जायज़ मान रहा है। तो शुरुआत जो हुई वो इन ठिकानों में, जो शेखावाटी के अन्य ठिकाने और कई घटनाएं हैं, कई गांवों में ठाकुर के जो हथियार, ठाकुर के पास फौज तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पास मैन पावर होती थी, थोड़े बहुत अपने सिपाही सैनिक सब होते ही थे, सेना वगैरह। तो उन सब ने और कुछ और लोग जो हायर कर लिए जाते थे, जो इस तरह की सेवा के लिए तैयार रहते थे कि उनकी सेवाएं कहीं भी आप जो है ले सकते हैं, कहीं जहाँ पे जहाँ पे मसल पावर दिखानी हो। तो इस तरह से ये जो एक हलचल शुरू हुई शेखावाटी के अन्य ठिकानों में, इससे क्या हुआ कि जो किसान अब तक ये सोच रहे थे कि वे मांग पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, धरने के माध्यम से अपनी मांगें मनवा लेंगे, अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे, उनको समझ में आ गया इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है। दूसरी बात एक नई क्या हुई कि यहाँ एक जब ये आंदोलन बढ़ता है तो सबसे बुरी स्थिति जो राजस्थान के मामले में, शेखावाटी के मामले में हुई, वो ये है कि अभी तक जाट थी कि जाट जनसंख्या ज़्यादा थी, वही किसान ज़्यादा थे और वही अग्रणी थे किसान आंदोलन के। किंतु अब जो आंदोलन है वो धीरे धीरे सांप्रदायिक, जातीय सांप्रदायिकता या जातिवाद के लपेटे में आने लगा, क्योंकि अब जो है जिस तरह से पोलराइजेशन होने लगा, तो जो चौधरी और पटेल ठिकानों के साथ काम किया करते थे वो दूर हटने लगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब ये आगे चलेगा नहीं। और इधर क्या हुआ कि जो ठिकानेदार थे उन्होंने देखा कि भाई जो राजपूत है ये तो हमारे ही है, जबकि राजपूत भी किसान है, ऐसा नहीं है कि राजपूत सारे के सारे जागीरदार थे, सारे के पास बहुत बड़ी लैंड्स थी, वो स्वयं भी अपनी खेती करते थे। तो अब क्या हो रहा है कि जातीय आधारों पर जागीरदार राजपूतों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और उधर जाट कर रहे हैं। तो जाट और राजपूत जो जातीय मुठभेड़ है, जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट अब जन्म लेने लगता है 1934 के बाद। इसमें जो है ये जातियाँ दोनों ही, जो एक बड़े ही पहले से सदियों से रह रही थी, उनके बीच में बहुत अच्छा तारतम्य था। एक पर्चा बांटा किसी किसान नेता ने, उसमें बताया कि भाई किस तरह से हमारे बीच में बहुत सहजता थी और सामाजिक संपर्क संबंध अच्छे थे, किंतु इस जब मुद्दे शुरू हुए किसान आंदोलन के तो कटुता पैदा होने लगी। तो ये जो जाट राजपूत का मसला है, इसकी एक घटना 22 मार्च 1935 को
खुड़ी नामक गांव में, जो कि सीकर ठिकाने के अंतर्गत था। वो खुड़ी गांव जो राजपूत और जाट दो जातियाँ प्रमुख थी उनसे ही आबाद था। वहाँ पर एक जाट की बारात आई, उस पर घोड़े पर दूल्हे की निकालने को लेकर के राजपूतों ने विरोध किया। राजपूतों ने कहा कि यह परंपरा के विपरीत है। तो ये संभावना पहले भी लग रही थी। तो ठिकाने को किसानों ने भी अप्रोच किया कि जिस दिन हमारी बारात निकलेगी कोई भी घटना घट सकती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले से ही भारी संख्या में आसपास के गांवों से दोनों ही जातियों के लोग, जाट और राजपूत, एकत्रित हो गए। और जब ये उसका घोड़े पर जुलूस निकालना शुरू किया, इसी बीच में यूँ सीकर पुलिस ठिकाने की पुलिस जो है उसको ताकीद किया गया था और वहाँ का सीनियर अफसर पुलिस के साथ खुड़ी नामक गांव में पहुंचा भी। किंतु जब वो विवाद पैदा हुआ तो पुलिस ने जाटों पर लाठीचार्ज किया। इससे जाट और रुष्ट हो गए और उस लाठीचार्ज का परिणाम ये हुआ, उसमें 4 किसान या जाट के हैं वो मारे गए और काफ़ी लोग घायल हुए। तो इस घटना से क्या हुआ कि जो जातीय कटुता थी, एक तरफ तो वो बढ़ी, दूसरा किसानों ठिकानों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी और तीव्र हो गया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि वो जो ये घटना हुई खुड़ी की, जैसे ये लग रहा था कि यहाँ अगर इस मुद्दा सामाजिक था, यहाँ कोई रेवेन्यू का मामला नहीं था, लैंड का मामला नहीं था, सामाजिक मुद्दा था। और उन्होंने, जाटों ने कहा हम निकाल के रहेंगे और राजपूतों का हम ये नहीं निकलने देंगे। तो इसको लेकर के ये खुड़ी गांव का एक घटना है। दूसरी घटना इसके लगभग एक माह बाद ही 25 अप्रैल 1935 को कूदन गांव में घटती है। ये कूदन गांव जो है ये भी सीकर ठिकाने का ही गांव था। और यहाँ 25 अप्रैल 1935 को ये जो खुड़ी की घटना हुई, मैं पहले उसका थोड़ा बताऊं। खुड़ी की जब घटना हो गई तो उसके बाद जब किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनका ही दमन किया, ठीक है, मामला रिजॉल्व हो गया, शांति कायम हो गई। लेकिन किसानों ने उसी खुड़ी की घटना से ही अपने इलाके में करबंदी आंदोलन का नारा दे दिया, करबंदी आंदोलन आरंभ कर दिया। और करबंदी आंदोलन इतना तीव्र किया गया, उसमें यह फैसला कर लिया गया यदि कोई जाट किसान राजस्व अदा करता है तो उसको जाति से बाहर कर दिया जाएगा, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य जातियों के किसान भी हैं उनको भी इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे भी करबंदी आंदोलन में उनका साथ दें। और अन्य जातियों के इवन रिकॉर्ड्स यहाँ तक कहते हैं कि करबंदी आंदोलन में ब्राह्मण और ठाकुर जो किसान थे उन्होंने भी इन किसानों का साथ दिया। तो इससे ये लगने लगा कि जहाँ लग रहा था कि संकीर्णता की वजह से, जातिवाद की वजह से ये आंदोलन टूट जाएगा या आपस में लोग बिखर जाएंगे, किंतु उस समय जब शुरुआत की गई तो सभी को ये लग रहा था, जो नॉन जाट थे उनको भी, कि हो सकता है इस आंदोलन का क्योंकि लाभ तो बाद में सभी को मिला। तो उस लाभ को ध्यान में रखते हुए ये आगे हुआ। तो जो 25 अप्रैल 1935 को एक पुलिस बल, उन्होंने देखा एक आध दो ऐसे केंद्र हैं जहाँ ज़्यादा विरोध हो रहा है और राजस्व की बिल्कुल अदायगी नहीं हो पा रही है, वहाँ बलपूर्वक किया जाए और एक बार किसानों को दबा देंगे तो राजस्व वसूल कर लेंगे। तो 25 अप्रैल 1935 को जो है अधिकारी जो हैं पुलिस बल के साथ ये कूदन गांव पहुँचे। और उस कूदन गांव में जो ही वो पहुँचे, उन्होंने ज़बरदस्ती करके, चाहे उनका अनाज, पशु या घर में रुपये पैसे गहने जो कुछ भी थे, वो जब उन्होंने करना शुरू किया तो किसानों ने उसका प्रतिरोध किया। और प्रतिरोध अहिंसात्मक तरीके से नहीं, सशस्त्र प्रतिरोध किया। और उस सशस्त्र प्रतिरोध के दौरान जैसा राज्य ने अपनी जानकारी दी, सरकारी जानकारी, कि 4 किसान मारे गए, 14 घायल हुए और 175 को बंदी बनाया गया। जबकि 29 मई 1935 को जाट नेता कहें, उत्तरी भारत के बड़े नेता चौधरी छोटू राम, तो सर छोटू राम ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य में सरकार की ओर से जो कहा गया कि 4 किसान मरे हैं, 12 किसानों की सूची जारी की जिसमें सारा विवरण था। तो 12 किसान तो उस घटनाक्रम में ऑन द स्पॉट मरे और उसके बाद जो घायल थे उनमें तो मरने वालों की संख्या इससे बहुत अधिक थी। लेकिन इसके साथ भी ये हिंसा हो गई कूदन की, इस कूदन की हिंसा से भी किसान निरुत्साहित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने आंदोलन को और तेज कर दिया। और इस आंदोलन को दबाने के लिए जो सरकार ने व्यवस्था की, उसमें सीकर की जाट किसान पंचायत को अवैधानिक गैर कानूनी करार दे दिया गया।
इसी प्रकार से जो राजपूताना जाट सभा थी उसके अध्यक्ष और मंत्री को सीकर से निष्कासित कर दिया गया, उनके सीकर प्रवेश पर रोक लगा दी गई। किसानों एवं शेखावाटी शिक्षा मंडल के द्वारा आरंभ किए गए विद्यालयों को अनिवार्य तौर पर बंद कर दिया गया। जो किसानों ने अपनी शिक्षा के लिए स्वयं के प्रयासों से विद्यालय स्थापित किए थे उनको बंद करवा दिया गया। और इसी क्रम में वो सीकर के नज़दीक है, दूसरे ठिकाने में है, किंतु इसी क्रम में पलसाना गांव के एक विद्यालय को ठिकाने की ओर से जमींदोज कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से दमन चक्र चला और कई बार ये जो राजस्व की वसूली है, राजस्व की वसूली ज़बरदस्ती से जारी रही। और कई बार ये हुआ कि एक व्यक्ति से समूचे गांव का राजस्व वसूल कर लिया गया और किसानों की संपत्तियां जब्त कर ली गईं। इनके बाद भी ये आंदोलन तीव्र होता चला गया। 12 जुलाई 1935 को जयपुर राज्य काउंसिल के समक्ष किसानों ने 12 जुलाई 1935 को एक विशाल प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस बल द्वारा उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। इससे आंदोलन और अधिक उग्र हो गया। इसी बीच में जयपुर राज्य किसानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति अपनाने पर बाध्य हुआ और 29 जुलाई 1935 को जयपुर राज्य की ओर से सुधारों की घोषणा की गई। और राजस्व सुधार के साथ साथ उन्होंने यह निर्णय लिया कि जाट नेताओं के खिलाफ सभी गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिए गए, बंदी जाटों को निःशर्त जेल से रिहा कर दिया गया। किसान नेताओं से भविष्य में आंदोलन नहीं करने का वायदा लिया गया या मुचलके लिए गए, इतना जरूर हुआ। तो इस तरह से दिसंबर 1935 तक बंदोबस्त राजस्व की दरें आधी के स्थान पर 2/5 भाग निर्धारित किया और 1938 तक सीकर में शांति बनी रही। किंतु ये आंदोलन इस मामले में सफल रहा कि जो किसानों को दंडित करके और आतंक के बल पर इस आंदोलन को तोड़ना चाहते थे वो ठिकाने उसको नहीं तोड़ पाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1935 के जो ही ये घोषणाएं हुई, जो सुधार सीकर के किसानों को किए गए, तो मार्च 1936 में जो अन्य ठिकाने हैं जिसमें ख़ास तौर पर इसमें ढूंढलौद और मंडावा ख़ास तौर पर हैं, तो यहाँ पर किसानों ने फिर से आंदोलन आरंभ कर दिया। और इन ठिकानों के किसानों ने ठिकाने के अधिकारी और कर्मचारी या कामदारों को राजस्व जमा कराने के स्थान पर इन किसानों ने निजामत कार्यालय में अपना राजस्व जमा कराना शुरू कर दिया। उनका कहना ये था कि ठिकाने ना तो प्रॉपर उनको रसीद देते हैं राजस्व की, ना उनका कोई रिकॉर्ड बनता है, इसलिए वे जो है अपना जो राजस्व है जो पिछले वर्षों में जितना दिया है उस हिसाब से हम इसमें जमा कराएंगे निजामत में, निजामत ठिकानों को दे देगा। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि 1938 तक सीकर और झुंझुनू जो वर्तमान 2 जिले हैं, इन जिलों का जो किसान आंदोलन है वो अनेक सफलताएं समेटते हुए वो एक कॉन्क्लूसिव, एक निर्णायक दौर में पहुंच गया। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से 1938 में प्रजामंडल आंदोलन शुरू होने के बाद तो फिर जो किसान आंदोलन है उनका रूप में थोड़ा परिवर्तन आता है और जो किसान आंदोलन है वो भी प्रजामंडल के साथ जुड़ने लगते हैं। तो इस तरह से ये जो दूसरा चरण है शेखावाटी के किसान आंदोलन का 1930 से 38 के बीच ये भारी सफलताएं समेटे हुए था। और आज भी जन आंदोलनों के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह से एक डाउन टोडन किसान संगठित होकर के अपने हक और हुकूकों को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।